तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि दैट हाउ वी कैन डिराइव द डिफरेंट गैसेस लॉज फ्रॉम द किनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो हम ये बात जानते हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या है। PV इज इक्वल टू 1/3 mnc var square। दिस इज कॉल्ड एज किनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो हमने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने तमाम जो गैसेस की कवानीन हैं, जिनमें हमारे पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है और चौथा हमारे पास ग्राम्स लॉ है, इन चारों के चारों लॉज को हमने यहाँ से डिराइव करना है। ठीक है, पहली बात यह है कि आपको इन तमाम के तमाम लॉज की स्टेटमेंट्स भी आनी चाहिए और दूसरा हमें इन लॉज के जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो भी आनी चाहिए। तो हम ये बात जानते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है कि PV is equal to a constant, this is called as बॉयल्स लॉ। तो इस तरह से कि हमने देखना है कि हम किस तरह से ये हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है इसको हमने यहाँ से डिराइव करना है। तो बच्चों जरा गौर कीजिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग किनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से हम बॉयल्स लॉ को डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने जो इक्वेशन इस्तेमाल करनी है वो हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc var स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। ठीक है बच्चों, तो हम ये बात जानते हैं कि किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि द किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स is directly proportional to the temperature of the gas। अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किनेटिक जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज होगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा हाफ mn c स्क्वायर बार is equal to a constant along with the temperature T। ठीक है कि अब ये हमारे पास किनेटिक एनर्जी आप कहेंगे इसकी इक्वेशन तो हमारे पास हाफ m स्क्वायर हुआ करती है। यहाँ पर c बार स्क्वायर से मुराद गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी है। यहाँ पर हमारे पास क्या अगर देखें तो यहाँ पर ये गैस मॉलिक्यूल्स का मास है, क्योंकि हम लोगों ने m मॉलिक्यूल ले रखे हैं, मीन हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तभी हमने यहाँ पर n से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि n जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स के नंबर को शो कर रहा है कि हमारे पास कितने गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर मॉलिक्यूल 20 होंगे तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। जितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं ये n उसको शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, आप जरा ना अब इसको हल करने के दो तरीके, या तो सिंपली आप वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ठीक है नहीं, और जिस तरह बुक वाले ने किया, बुक वाले ने क्या किया, बुक वाले ने पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया फिर इसको सॉल्व किया। हम इसका एक आसान तरीका क्या करते हैं कि 2 वहां ले जाएं, ये बन जाएगा mnc बार स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT। तो आप क्या करें, ये वाली हमारे पास वैल्यू जो है ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। क्या देखते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास PV इज इक्वल टू 1/3 2kT है या नहीं है, हो गया। इस तरह हमारे पास आप इस तरह करें इस इक्वेशन को ना, अगर हम इस तरह लिखें PV इज इक्वल टू 2/3kT, आप इस इक्वेशन को ना इसे आप नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने PV इज इक्वल टू कांस्टेंट निकालना है जो कि हमारे पास बॉयल्स लॉ है, और बॉयल के कानून में क्या होता है कि टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट लिया जाता है, होता है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप PV इधर रहने दें और जरा गौर करें इस चीज पे, 2 और 3 कांस्टेंट है या नहीं है, हैं। जो चीज सिर्फ अपने बराबर हो वो कांस्टेंट हुआ करती है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, और बॉयल के कानून में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। मालूम हुआ कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास के ये जो सारी की सारी वैल्यू है कौन सी, 2/3kT, ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। इसे आप के कांस्टेंट लिख कर ना या के डैश कर दें। के डैश क्यों कर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई ये ना समझे कि यहाँ जो के लिखा गया ये वही वाला के है,
ये तमाम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद एक नया कांस्टेंट जो हम ये बात जानते हैं, दो कांस्टेंट डिवाइड किए जाए तो आंसर फिर भी कांस्टेंट आता है, दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए जाए फिर भी आंसर कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ अगर आप तमाम के तमाम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी एक नया कांस्टेंट आएगा। तो क्योंकि वो कांस्टेंट इन तमाम से डिफरेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पर k की बजाय हम यहाँ पर k डैश इसलिए लिख रहे हैं ताकि बच्चे ये ना समझे कि ये यहाँ पर ये वाला k यूज किया गया। अगर देखें यहाँ k लिखते हैं ना तो ये इससे ये मुराद होगा कि यहाँ पे k मौजूद है, ये k वही है। k डैश से मुराद क्या है कि ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ गया है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बराबर हो गया k डैश के। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन तो बेसिकली वाइट लॉ को शो कर रही है। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने कि जो हमारे पास कैनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है उससे हमने वाइट लॉ को डिराइव किया। अब हम देखते हैं हमारे पास ये बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप लोगों ने चार्ल्स लॉ को डिराइव करना है, ठीक है बेटा। तो आप क्या करेंगे, आप लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, PV = 2/3 kT। So we know that according to the Charles law, the volume and the temperature of the gas are directly proportional to each other, keeping the pressure constant। तो इस तरह क्या होगा, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, आप प्रेशर उस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा V = 2/3 pKT। हम देख रहे हैं ये हमारे पास ये सारा हिस्सा जो है ये दोबारा से कांस्टेंट आ रहा है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, 2 और 3 भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, V = कांस्टेंट k डैश कर लें जी, ये बन जाएगा kT। तो ये k किसके बराबर आता है, k = V/T। तो हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ से चार्ल्स लॉ को भी डिराइव कर लिया है।